नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हिजाब से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। आखिर हिजाब को लेकर के इतना विवाद क्यों बना हुआ है देश के अंदर, इसको भी आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो मामला बन गया है, ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता का बना हुआ है। ये मौलिक अधिकारों का मामला बन चुका है। ये शिक्षा के अधिकारों का मामला बन चुका है। इसके पीछे कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि स्कूल कॉलेज भी अपना तर्क दे रहे हैं और जो केस फाइल किया है वो भी अपना तर्क दे रहे हैं। दोनों के तर्कों को हम समझने का प्रयास करेंगे। दोनों को क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं उसको आज समझने का कोशिश करेंगे, और साथ ही कोर्ट ऐसे मामले में क्या निर्णय देता है, इसका इतिहास क्या रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये मुद्दा आखिर क्यों उत्पन्न हुआ है, ऐसा मुद्दा पहले क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, इन सारे टॉपिक्स को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो तो है हिजाब। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, हिजाब क्या होता है। सबसे पहली चीज तो यही है, हिजाब क्या है। देखिए, कई सारे लोगों को हिजाब पता ही नहीं है क्या है हिजाब। कई सारे लोगों को, भले आपको पता हो, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं हिजाब होता क्या है। बस खाली ये पता है हिजाब का मुद्दा बना हुआ है, बस। देखिए, हिजाब और बुर्का, एक और वर्ड है बुर्का। तो हिजाब और बुर्के में क्या अंतर है कई लोगों को नहीं पता है। तो इसको भी आज समझते हैं, हिजाब क्या होता है, बुर्का क्या होता है, इसको आज समझ लेते हैं। ये मुद्दा आखिर क्यों उत्पन्न हुआ है, ये मुद्दा उत्पन्न होने का कारण क्या है, इसका सारा कारण अभी पता चल चुका है या फिर नहीं पता अभी तक हुआ है, या फिर इस मतलब ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है हिजाब को लेकर के, इसका कारण क्या है, वो सारे पॉइंट्स अभी तक पता चले हैं या नहीं, इसके पीछे क्या सरकार इसके पीछे का जो तर्क है वो ढूंढने में काम कर रही है। तो ये भी देखने का प्रयास करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसके पीछे का संवैधानिक पक्ष क्या है। संवैधानिक पक्ष क्या है, आखिर संविधान क्या कहता है इस मुद्दे पर, संविधान का क्या रोल है। और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म निर्धारण करने के आधार पर, यूनिफॉर्म जो है, जैसे कि देखिए यूनिफॉर्म क्या है। देखिए, इसको हिंदी में गणवेश कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता ही देते हैं। गणवेश कहते हैं इसको। ठीक है, ये यूनिफॉर्म जनरली आप समझिए ड्रेस की बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म निर्धारण करना है, ये स्कूल कॉलेज का तर्क क्या है। यूनिफॉर्म हम निर्धारण करेंगे, हमारे यूनिफॉर्म पे पहन करके ही आप हमारे कॉलेज में एंट्री हो सकते हैं, आपका एंट्री हो सकता है, प्रवेश दिया जाएगा। तो इसके पीछे का तर्क क्या है, यूनिफॉर्म निर्धारण के पीछे का तर्क क्या है, इसको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब यूनिफॉर्म निर्धारण के पक्ष में, इसके पक्ष में क्या तर्क है उसको भी समझेंगे। और जो मुद्दा इन लोगों ने बनाया है, जो मुद्दा ये बना है पूरा मैटर, उनका क्या तर्क है, उनका क्या तर्क है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कपड़े पहनने का, ठीक है, पहनावे के पक्ष में क्या तर्क है। यानी इन लोगों का कहना यह है कि जो कपड़ा पहनने का हमारा स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, वो हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। तो उसके पीछे के तर्क क्या है, ये क्या क्या तर्क देते हैं, जिसके वजह से इन लोगों ने कोर्ट में अपना जो है याचिका दायर किया है। तो इन सारे मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही एक मुद्दा और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो कोर्ट है, ठीक है, जिसको न्यायालय कहते हैं, उनका अभी तक का इतिहास क्या रहा है, ऐसे मुद्दे में वो किस तरीके से अपना निर्णय देते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जिससे देखिए कोर्ट तो निर्णय दे रहा है, वो न्यायाधीश है, उनका अधिकार है, वो तो ऐसे मामले में निर्णय देता ही रहता है। आप यदि रहते उस कोर्ट के न्यायाधीश, यदि आप रहते, आप यदि जज रहते, तो आप कैसा निर्णय देते। तो ये निर्णय आप तभी दे सकते हैं जब आप इन सारे पक्षों को समझ पाएं
उनमें ये निर्णय कर पाएँ कि किनका रेशियो ज़्यादा हो सकता है, कौन ज़्यादा बेहतर हो सकता है, कौन लोक व्यवस्था को बनाए रख सकता है। ये चीज़ें यदि आपको पता चल जाए तो आप शायद इनका निर्णय कर सकते हैं। आप शायद एक जज की भांति आप एक निर्णय कर सकते हैं। वैसे तो कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ हिजाब क्या है, ठीक है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, हिजाब कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मैटर है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो फिगर है, इस महिला का फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर में आपको जो भी चीज़ें ये दिख रही है, ठीक है, ये जो भी एक कपड़ा है जो पूरे सर को ढक लिया गया है, ठीक है, सर को ढका है और ये गला को भी ढका गया है, ठीक है। तो सर और गला को यहाँ पर ढक लिया गया है और बस ये शकल नहीं ढका जाता, पूरा शरीर नहीं ढका जाता। इसको कहते हैं हिजाब। ये हिजाब होता है। ये परंपरा जनरली बहुत पुराना है, लगभग आज से 1500 साल पहले का ये परंपरा बना हुआ है। ये इस्लाम धर्म का एक मुख्य परंपरा है, ये मेन चीज़ है। तो इस्लाम धर्म में इसकी मान्यता है, ठीक है। तो ये तो होता है हिजाब, ठीक है। ये मामला है हिजाब का। ये मामला है हिजाब का। और ये देखिए, ये होता है बुर्का। इसको कहते हैं बुर्का। बुर्का कहने का मतलब, ये जो महिला है इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा कवर किए हुए है, पूरा शरीर जो है इससे कवर हो जाता है, ठीक है। बस सिर्फ आँख बचता है, बाकी सारा शरीर इससे कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बुर्का। इसका नाम होता है बुर्का, इसको कहते हैं, ठीक है। और वो जो अभी हमने दिखाया वो होता है हिजाब, ठीक है। तो हिजाब और बुर्का शायद आपको समझ में आ गया होगा, हिजाब क्या होता है और बुर्का क्या होता है। जैसे देखिए, फिगर इसलिए दिखा दिए ताकि आपका जो इमेजिनेशन है वो अच्छा हो जाए। इमेज जो दिमाग में बन जाता है ना, उसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो ये हिजाब और बुर्का ये होता है, इससे और कुछ नहीं है। इसका पीछे बहुत सारा इतिहास है, ठीक है। इस्लाम धर्म में ऐसा इतिहास बनाया हुआ है, उसके पीछे नहीं जाना अभी, ठीक है। तो देखिए, अभी हमको ये समझना है कि हिजाब का जो ये मुद्दा बना हुआ है, ये हिजाब का मुद्दा क्यों बना हुआ है, इसको समझते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, ठीक है। हिजाब जो मुद्दा बना हुआ है इसका कारण क्या है। देखिए, इन सारे चीज़ों को शुरू करने से पहले हम एक आज विचार से स्टार्ट करते हैं, एक थॉट से आज की क्लास को शुरू करते हैं, ताकि आप भी जो है एक मतलब बेहतर समझ पाए। ये थॉट भी इसी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। देखिए, एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, एक प्रसिद्ध, हालांकि वो टीचर भी थे, जिनका नाम है पाउलो फ्रीयर। ये जनरली दार्शनिक भी हैं और टीचर भी थे, ठीक है, दोनों थे। जनरली देखिए, हर आदमी अपने अपने स्तर पर जो है दार्शनिक होता ही है। पाउलो फ्रीयर नाम है इनका, ये ब्राज़ील के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनका कहना था कि शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती है। इनका बेसिक सा स्टेटमेंट है, शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती है, शिक्षा लोगों को बदलती है और लोग दुनिया को बदलते हैं। ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसा विचार है जिसकी मान्यता मतलब हर जगह इसका ये विचार इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज हम लोग इनके विचार को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका बड़ा ही अच्छा विचार है। देखिए, जनरली ये सही बात है, शिक्षा दुनिया को थोड़ी बदल सकती है। शिक्षा तो मानव को बदलती है ना, शिक्षा तो लोगों को बदलती है। और लोग चाहेंगे तो दुनिया को बदल सकते हैं, लोग चाहेंगे तो अपना राष्ट्र को विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं, लोग चाहेंगे तो अपना समाज को बदल सकते हैं, अपने समुदाय को बदल सकते हैं, विकास की राह पर ले जा सकते हैं। तो शिक्षा का मायने यहाँ है। शिक्षा का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बस 2-4 किताब पढ़ लिए, डिग्री हासिल कर लिए, शिक्षा हो गया। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता। शिक्षा का मतलब ज्ञान से है। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ हमने सीखा, कोई भी चीज़ हमने पढ़ा, उसका जब हम अपने जीवन में उपयोग करें
उसका जब हम अपने जीवन में पालन करें, अनुकरण करें, तब वो शिक्षा ज्ञान में बदल जाता है, तब वो विद्या ज्ञान में बदल जाता है। कई सारे ऐसे व्यक्ति हम भी देखे हैं, आप भी देखे होंगे, नॉलेज तो बहुत है उनके पास, हालांकि नॉलेज नहीं कर सकते, उनके पास किताबी ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनके पास नहीं है। तो आप समझिए, आप बुक तो पढ़िए, लेकिन बुक में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, यदि वो अनुकरण करने के लिए है, यदि वो पालन करने लायक है, अपने जीवन में उपयोग करने लायक है, तो आप उसका उपयोग जरूर करें। ठीक है, तभी आप एक विकसित देश की श्रेणी में आ सकते हैं। आप अपने देश को विकसित कर सकते हैं, आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं, अपने समाज को विकसित कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा पिलर है जो पूरे मानव जाति को विकास की राह पर आगे ढकेल सकता है। देखिए, एक यहाँ पर एक और थॉट आपको यदि हम बता दें, यहाँ चाणक्य का एक थॉट है, आचार्य चाणक्य जी का, जिन्होंने कहा कि शिक्षा यदि आपके पास सही मायने में है, वो किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे, वो व्यवहारिक नॉलेज की बात कर रहे, ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो शिक्षा यदि आपके पास है, शिक्षा यदि आपके पास है, तो आप हर सुंदरता को मात दे सकते हैं। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। ये आचार्य चाणक्य जी का स्टेटमेंट है। तो देखिए, शिक्षा एक इतना व्यापक शब्द है जिसको, देखिए, शिक्षा का मायने ये होता है, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि बस स्कूल चले गए पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए कि वो विकास के आगे रास्ते पर लेकर के जाए, विकासोन्मुखी हो, वो प्रगतिशील हो, वो किसी भी समुदाय, समाज, राष्ट्र को विकास की राह पर ढकेल सके, ऐसा शिक्षा होना चाहिए। लेकिन ऐसा शिक्षा होने के लिए वहाँ का परिवेश भी वैसा होना चाहिए, वहाँ का माहौल वैसा होना चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना की बात करें वो बेहतर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि माहौल खराब है, यदि हमारा परिवेश ठीक नहीं है, जो शिक्षा हमने ग्रहण करने के लिए जा रहा है, बार बार स्कूल में, कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और उस शिक्षा का जब हम पालन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा माहौल वैसा करने नहीं देता, हमारा समाज वैसा करने नहीं देता। तो जब परिवेश ही वैसा नहीं होगा तो आखिरकार लास्ट में क्या होगा, हमारा जो शिक्षा था वो उसकी गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर प्रभाव उत्पन्न करेगा ही, क्योंकि हमारा परिवेश वैसा नहीं मिला, हमारा अवसंरचना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। तो देखिए, शिक्षा एक ऐसा मानक होता है जो किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, यदि ये चेक करना हो कि वो राष्ट्र प्रगतिशील है या प्रगतिहीन है, वो विकास के राह पर है या फिर और नीचे जा रहा है, इसको यदि निर्धारण करना है, इसको यदि पता करना है उस देश के बारे में, तो आप वहाँ की शिक्षा के स्तर को देखकर बता सकते हैं, आप वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को देख करके बता सकते हैं, वहाँ के लेवल को, शिक्षा के लेवल को देखकर समझ सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के यदि हम और आगे जाएं तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि एक आदेश पारित किया। वो आदेश क्या था? वो आदेश पारित किया और उसमें बोला कि प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेज होते हैं, उसके जो प्रशासनिक बोर्ड होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, जो उस कॉलेज को मैनेज करते हैं, जो चलाते हैं, उनके द्वारा जो निर्धारित किया गया यूनिफॉर्म है वही हर विद्यार्थी को पहनना चाहिए, वही मानना चाहिए, ये अनिवार्य है। ये कर्नाटक सरकार का स्टेटमेंट था, ये आदेश पारित किया कर्नाटक सरकार ने। तो ऐसा क्यों पारित किया? ये हाल ही में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ था, इसलिए ऐसा पारित करने लगा। क्या मुद्दा बना हुआ था? तो आप खुद भी जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, न्यूज़ यदि नहीं भी देखें फिर भी आप समझिए। क्योंकि देखिए, हाल ही की मतलब वर्तमान में ही, लगभग इस साल के स्टार्टिंग में ही ये मुद्दा बना। एक महिला लड़की थी, मुस्लिम महिला लड़की थी, जो हिजाब को पहन करके अपनी कक्षा में जा रही थी। तो
उसको कक्षा में जाने से रोक दिया गया, उसको कक्षा में नहीं जाने दिया गया। तो नहीं जाने दिया गया तो क्या हुआ, ये विवाद बढ़ गया। कक्षा में नहीं जाने दिया तो वो मामला धर्म का हो गया। इन लोगों ने क्या कर दिया, उस मामले को धर्म की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको बना दिया। बोला कि हमारा हिजाब पहनना ये धार्मिक अधिकार है, हमारा धर्म कहता है, हमारा इस्लाम धर्म कहता है कि हम हिजाब को पहने और पहन करके कहीं भी जाएं। ये हमारा धार्मिक मान्यता है, धार्मिक आचरण है, हम इसका आचरण कर सकेंगे। ये हमको मौलिक अधिकार में दिया गया है, ये हमको अधिकार मिला है, ऐसा बताया। तो जब इस मुद्दे को इन्होंने बताया तो ये मुद्दा और जैसे ये धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बना, ये मुद्दा और गहरा होते चला गया। पहले तो कर्नाटक के कुछ एरिया में था, फिर धीरे धीरे पूरा कर्नाटक में ये विवाद फैल गया। तो ये जो पूरा मुद्दा बन चुका है, और भी ये मुद्दा बनाया कि शिक्षा का अधिकार का भी मुद्दा बनेगा। क्यों? क्योंकि आप हमको कपड़े पहनने की वजह से शिक्षा मतलब कक्षा के अंदर मतलब शिक्षा लेने नहीं दे रहे हैं, हमारी क्लास में घुसने से आप मना कर रहे हैं, परिवेश नहीं दे रहे हैं, तो आप हमारी शिक्षा के अधिकार को भी हनन कर रहे हैं। ये मुद्दा इतना गहरा बनता चला गया। अब जब ये मुद्दा इतना गहरा हो गया है तो इसके बारे में भी समझना हमारे लिए तो बेहद ज़रूरी हो जाता है, और आपके लिए भी, क्योंकि आप एक यदि स्टूडेंट है, यदि किसी एग्ज़ाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जानना तो बेहद ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन तो बनेंगे हैं, और यदि आप एक बेहतर नागरिक के तौर पर इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तभी आपको ये बेहतर मतलब साबित होने वाला है ये क्लास, ताकि आप भी समझ पाएँ कि देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मुद्दा बनता है, कोर्ट क्या कहता है, सरकार क्या कहता है, लोगों का क्या कहना है, स्कूल कॉलेजेस क्या है, शिक्षा व्यवस्था कैसा बना हुआ है, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अब जो वर्तमान का जो मुद्दा है उसको पहले समझते हैं। देखिए, उडुपी कर्नाटक में स्थित एक जगह है उडुपी, ठीक है, कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक हमारे देश का एक राज्य है, भारत देश का एक राज्य है, ये तो आप भी जानते होंगे। देखिए, कर्नाटक के अंदर उडुपी नाम का एक जगह है जहाँ पर जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं, प्री यूनिवर्सिटी कहने का मतलब 11-12 का कॉलेज, ठीक है, 11-12 का जो कॉलेज होता है, 12 की कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, 11-12 कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये इसको प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक मुस्लिम महिला ने जब हिजाब पहन करके जब कक्षा में जाने लगी तो उसको रोक दिया गया। बोर्ड का कहना था, जो ये कॉलेज के जो प्रशासनिक बोर्ड थे उनका कहना था कि आप हिजाब उतार दें और फिर कक्षा में एंट्री कर सकते हैं, आप क्लास ले सकते हैं। हमारा ये नियम है कि कोई भी लड़की जो है हिजाब पहन करके मुंह ढक मतलब पूरा सर ढक करके इस तरीके से नहीं आए, अपना जो हमने यूनिफॉर्म जो निर्धारण किया है उस यूनिफॉर्म को आप पहन करके हमारे क्लास में एंट्री कर सकते हैं। तो ये प्रशासनिक बोर्ड का ये निर्णय था, तो उन्होंने मना कर दिया। मना किया तो 6-7 लड़की थी सब, अब सब क्या कर दी, पूरा विवाद बना दिया इस मामले को, और प्रदर्शन मतलब बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट हो गया। अब जब बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट हो गया तो ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया, पूरे कर्नाटक में ये विवाद हो गया। और राजनीतिक मुद्दा आप जानते ही हैं, थोड़ा सा कुछ क्लू मिला नहीं कि सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ बोलना ही है, राजनीतिक मुद्दा मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं, ये मुद्दा आखिर क्यों उत्पन्न हुआ। वैसे देखिए, ये जो कॉलेज के जो प्रबंधक थे, इनका कहना ये है कि ऐसे तो पहले से भी होते आ रहे थे, पहले से भी कक्षा में जो लड़की आती थी वो अपना हिजाब खोल करके बैठ के पढ़ती थी, लेकिन ये जनवरी फरवरी के टाइम में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इन लोगों को मतलब इन लोगों ने ये विवाद उत्पन्न कर दिया कि नहीं, हमको हिजाब पहनने का अधिकार दिया जाए कक्षा के अंदर भी। ऐसा क्या हुआ था, किसी को नहीं पता है, अभी तक कारण किसी को नहीं पता है ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये मुद्दा उत्पन्न हुआ है, किसी को नहीं पता। कई मामले राजनीतिक हो जाते हैं, कई मामले कहीं और जाते हैं, कई मामले कहीं और जा रहे हैं। कोई आतंकवादी संगठन कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई राजनीतिक मुद्दा कहता है।
अब क्या मुद्दा है अभी तक कुछ पता नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, देखिए आगे क्या पता चलता है। हालांकि कॉलेज का भी कहना सही है। अब देखिए, अब ये जो मुद्दा मतलब दायर किया गया, ये कोर्ट में जब ये मुद्दा गया तो इसके पीछे के तर्क क्या थे। इन्होंने बताया कि संविधान का जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25, इसके तहत हम ये याचिका दायर करते हैं कि हमको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, हमको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, हमको समानता के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं। तो इस आर्टिकल के तहत ये याचिका दायर किया गया कोर्ट के अंदर। और हालांकि कोर्ट ने इस पर आदेश जारी किया, हमने अभी बताया आपको, कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, उसमें बताया कि जितना भी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, देखिए कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत ये शक्ति दिया जाता है। ये शिक्षा अधिनियम, शिक्षा के लेकर के एक एक्ट बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है, कर्नाटक सरकार ने बनाया। तो इसमें ये बताया गया है कि जो स्कूल चाहेगा, जो कॉलेजेस चाहेंगे, जिस तरीके के नियम वो बनाना चाहें वैसा वो बना सकते हैं और उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नियम बनाया गया था। तो इस अधिनियम का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार ने कहा कि आप जो है अभी तक, देखिए जो भी ये मामला दायर किया गया, तो कर्नाटक सरकार ने पहले कहा कि हम इस मामले पर अभी जांच कर रहे हैं, जांच अभी इस मामले पर चल रहा है। कर्नाटक के कोर्ट ने ये आदेश दिया, लेकिन जब तक जांच हो रही है तब तक आप इस मामले को यहीं पर रद्द करें, आप आराम से हिजाब को उतार के क्लास में जाएं और अपना पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है, अपने आगे की पढ़ाई को शुरू करें। ये आदेश दिया गया। हालांकि इस आदेश का पता नहीं पालन कितना हो रहा है, क्योंकि उसके बाद भी प्रदर्शन जारी ही रहा, ठीक है। देखिए हमारे पास कितना भी मौलिक अधिकार क्यों न हो, देखिए कर्नाटक ये जो कोर्ट है कर्नाटक का, इन्होंने बताया कि ठीक है आपका एक मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है ये, हम आपका मौलिक अधिकार नहीं छीनेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा कपड़ा, कोई भी ऐसा पहनावा जो आप पहनते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं, वो यदि सामाजिक कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा, वो यदि समानता को बिगाड़ेगा, वो यदि अखंडता को बिगाड़ेगा, तो हम उस कपड़े को नहीं पहनने देंगे। ये सरकार का दावा है, ये कोर्ट का भी दावा है, ठीक है। ये न्यायालय का दावा किया गया और इसी के हिसाब से इस याचिका को अभी पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। बाद में निर्णय भी आया, लेकिन पहले आप इतना समझिए, निर्णय आया, उस फैसले पर कितने लोगों ने अमल किया? नहीं अमल कर पा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उसके विरोध में और भी प्रदर्शन जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे दाखिला दे रही है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको भी समझना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी 2-3 बार उनको जो है वापस भेज दिया, बोला अभी कर्नाटक के सरकार, कर्नाटक का जो कोर्ट है वो जो कहेगा वो उसी को पहले निर्णय आने दीजिए, फिर हम विचार करते हैं। ऐसा मुद्दा बना। इसका यदि हम संवैधानिक पक्ष जानने का प्रयास करें तो देखिए संवैधानिक पक्ष, देखिए संवैधानिक पक्ष की यदि हम बात करें तो इसमें हमने कई सारे आर्टिकल बताए, जैसे कि अनुच्छेद, देखिए आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 14, ठीक है, फिर 25 और सब क्लॉज इसमें 1 है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते हैं, देखिए 25 का 1 और फिर 19
ये 19 नंबर आर्टिकल भी है और एक और है 21 का 1 नंबर। तो इतने सारे आर्टिकल यहाँ पर मुद्दे में बने हुए हैं। ये मौलिक अधिकार हैं, इसको भी समझते हैं ये क्या है और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 14 है ये मौलिक अधिकार है। देखिए मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो यदि हावी हो जाए तो सारा अधिकार खत्म, सारा कानूनी व्यवस्था खत्म, उसमें मौलिक अधिकार को प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाता है। ये कानूनी व्यवस्था बनाया गया। हालांकि इसके पीछे के भी तर्क हैं, कैसे इसको प्रतिबंध किया जाता है वो भी हम समझेंगे। पहले इतना समझते हैं, आर्टिकल 14 हमको जो है समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 हमको कहता है कि आप एक समान रह सकते हैं, आपका समानता का अधिकार है। जैसे हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं उनको यदि कुछ नहीं किया जा रहा तो आपको भी कुछ नहीं किया जाएगा, ये समानता है। इस तरीके से आपको यदि यहाँ से मान लेते हैं पटना से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है तो उसका जो रेलवे किराया है वो यदि 600 रुपया देने पड़ रहा है, ठीक है, तो आप चाहे कोई भी हो, यदि देश के नागरिक हैं तो आपको 600 रुपया ही देना पड़ेगा। हालांकि विदेशी नागरिकों को भी 600 से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये समानता का अधिकार देता है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में तो विदेश के नागरिकों को भी जो है, जो विदेशी होते हैं उनको भी मौलिक अधिकार दिया गया है। हम समझेंगे वो बाद में, वो राजनीति व्यवस्था का पार्ट हो जाता है, वो अलग चीज़ है। अब समझते हैं, तो ये समानता का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है ये, ठीक है। तो इस मुद्दे पर यह कहा जा रहा है कि हमको समानता नहीं दिया जा रहा है। हर लोग धर्म का अपना मतलब अपना धर्म के अनुसार चल रहा है, लेकिन हम अपने धर्म को लेकर के चल रहे हैं तो हमको रोक दिया जा रहा है। ये समानता कहाँ हुआ? हमको शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जो आर्टिकल 21 का सब क्लॉज 1 है, यानी 21 के क में यदि हम देखें तो ये होता है शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार है ये। देखिए शिक्षा का अधिकार कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति हो वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ये मौलिक अधिकार है। इसीलिए इतने सारे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेज होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इस अधिकार का पालन हो सके। और इन सारे अधिकारों का पालन हो सके, इसका गारंटी, इसके मतलब ये सारा अधिकार का पालन करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसका गारंटी कौन देता है? राज्य देता है, सरकार देता है, राष्ट्र देता है, ठीक है। तो ये शिक्षा का अधिकार। फिर 25 का 1 में बताया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए 25 का क्लॉज 1 है, उसमें बताया जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप खुद समझिए, इनका कहना यह है कि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ गया? हम जो धर्म अपनाते हैं, हमारा इस्लाम धर्म है, हम जो अपना रहे हैं, तो उस धर्म में ये बताया जा रहा है कि हमको हिजाब पहनकर जाना है, आप हिजाब नहीं पहनने दे रहे। इस अधिकार के तहत ये कहा जाता है कि हम किसी भी धर्म को आचरण में ला सकते हैं, उसके जो भी अबाध आचरण है हम उसको पूरा कर सकते हैं, हम उसके हिसाब से चल सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि हमारे धर्म में ये क्वालिटी है, आप भी हमारे धर्म को अपनाइए। ये हमारे धर्म का, जैसे ये हमारा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें ये बताया जाता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपने धर्म को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं। लेकिन आप रोक रहे हैं, आप हमारे धर्म को आचरण में लाने से रोक रहे हैं, आप हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। ऐसा इन लोगों ने याचिका दायर किया, ऐसा इन लोगों ने कहा, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत क्या हो रहा है यहां पर समझते हैं। देखिए आर्टिकल 19 ये कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए। यानी हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हमको जो कपड़ा पहनने का मन है हम वो पहनेंगे, हम वो कपड़ा पहन करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। यह हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए ना। अब आप समझ सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पहनावे की स्वतंत्रता भी शामिल होता है, कपड़ा पहनना भी शामिल होता है। तो इतने सारे संवैधानिक मुद्दे बने हुए हैं इस विवाद को लेकर के, इतने सारा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि कोर्ट में जब ये पेश हुआ तो कोर्ट क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, कोर्ट क्या फैसला दिया है क्या देता है, उसका अलग मैटर है। पहले आप इतना समझिए कि ये मुद्दा था, इस मुद्दे के तहत, इस कानून के तहत लोगों ने याचिका दायर किया न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, कि हमारा इन अधिकारों का हनन हो रहा है और ये सारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ये। अब समझते हैं कि देखिए, चाहे जो भी अधिकार हो, न्यायालय का कहना यह है कि आप चाहे, ठीक है आपका मौलिक अधिकार है, हम मान लेते हैं आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन जब आप मौलिक अधिकार असीमित तो नहीं होता ना, कोई भी अधिकार अनलिमिटेड तो नहीं होता ना। हम अनलिमिटेड किसी अधिकार को कैसे दे सकते हैं? यदि आपके पास या फिर किसी और के पास शक्ति इतना दे दिया जाए कि वो कुछ भी करे, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है वो अपना शक्ति का मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा। जाहिर सी बात है उसको जब किसी से डर ही नहीं रहेगा तो वो अपना शक्ति का तो मिसयूज करेगा ना, मिसयूज जरूर करेगा। 99.9% चांस है कि वो अपनी शक्ति का मिसयूज करेगा, क्योंकि उसके पास डर ही नहीं है, उसके पास ये पता नहीं है, उसको ये एहसास नहीं है कि हमको भी कोई रोक सकता है। तो ये प्रतिबंध होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। कैसे दिक्कत है वे भी समझेंगे, वैसे आप भी समझ रहे होंगे क्यों दिक्कत है। तो पहले समझते हैं, देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय होती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। हालांकि न्यायालय जो है एक व्यवस्था, एक फार्मूला जो है उपयोग में लाती है, उस फार्मूले का नाम है, जैसे कि देखिए ERP उसको कहते हैं, ERP। देखिए आवश्यक धार्मिक आचरण। देखिए ये एक फॉर्मूला है। न्यायालय जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है तो न्यायालय ये डिसाइड करता है कि आपका धर्म, आपका जो धार्मिक प्रथा है, ये प्रथा, देखिए कोई भी धार्मिक प्रथा, कई सारा प्रथा होता है, कोई भी धार्मिक जो धर्म होता है उसका कई सारा प्रथा होता है, कई सारा परंपरा होता है, कई सारे अनुष्ठान होते हैं। तो उसमें न्यायालय ये कहता है कि आपका आवश्यक धार्मिक प्रथा कौन हो सकता है जिसको हम आचरण में ला सकते हैं, किस धार्मिक प्रथा को हम आचरण में ला सकते हैं, किसको नहीं ला सकते, ये हम तय करेंगे। और इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया, आवश्यक धार्मिक प्रथा आचरण, ERP के तहत। इसको कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के तहत, ERP के तहत न्यायालय ये डिसाइड करता है, कोर्ट ये डिसाइड करता है कि आपका जो प्रथा है वो आचरण में लाने लायक है या नहीं है, किस प्रथा को अनदेखा किया जा सकता है, किस प्रथा को ये मान्यता दिया जा सकता है कि हाँ आप आचरण में ला सकते हैं। तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि ये कई बार यूज किया गया है। एक तो यदि हम आपको जितने सारे इसके उपयोग हैं वो यदि बता दें तो 1954 के अंदर, मतलब 1954 के अंदर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, सिरूर मठ विवाद। सिरूर मठ
ये भी विवाद जो है कर्नाटक के अंदर ही हुआ था। तो कर्नाटक का न्यायालय ही इस विवाद को मतलब सुलझाया था। इसमें हुआ क्या था, नाबालिग जो बच्चा था, 16 वर्ष का एक बच्चा था जिसको सन्यासी बनना था, मंदिर का पुजारी बनना था। तो जिसको लेकर के कई सारे याचिका दायर किया गया कि ये नाबालिग है, ये बच्चा है, ये क्या सन्यासी बनेगा, इस तरीके का माहौल बना। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम किसी को रोक नहीं सकते, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई हो, हम उसको रोक नहीं सकते, वो सन्यासी बन सकता है, वो उसका अपना अधिकार है, हम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताया 1954 के अंदर। फिर 2004 के अंदर, 2004 में आनंद संप्रदाय का आनंद संप्रदाय मार्ग पर जो तांडव नृत्य होता था, तांडव नृत्य कहने का मतलब क्या है, देखिए ये एक ऐसा संप्रदाय था, एक मतलब बड़ा संप्रदाय था, इसका बहुत ही अच्छा खासा मतलब लोग इसके अंदर समाहित होते थे। इनका संप्रदाय था तांडव नृत्य करना, रोडों के ऊपर, मतलब सड़क के ऊपर, मार्ग के ऊपर। ये कैसा नृत्य होता था, तांडव नृत्य में क्या होता था, ये देखिए तांडव शब्द किससे जनरेट हो रहा है, मतलब किससे आपको मतलब संकेत मिल रहा है। तांडव करते हैं कौन, शंकर भगवान का ख्याति बना हुआ है, महादेव का ख्याति बना हुआ है। तो उस तरीके से जो है कई लोग भालू बन करके, कई लोग मतलब त्रिशूल लेकर के, कई लोग मतलब अलग अलग हथियार लेकर के नृत्य करते रहते थे रोडों के ऊपर, सड़क के ऊपर, जो कई बार जो है खतरनाक भी हो सकता था। तो इसको लेकर के एक निर्णय पास किया सरकार ने और कहा कि ये जो तांडव नृत्य है ये नहीं होगा, ये आपका आवश्यक धार्मिक आचरण नहीं है, ये ऐसे ही है। अब आपका जो भी, हालांकि देखिए इसका संप्रदाय बहुत ही बड़ा था, समूह बहुत ही ज़्यादा था इसका, फिर भी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने डायरेक्टली कहा नहीं, इस प्रथा को आप नहीं कीजिएगा, इसको बंद करवा दिया। तो ऐसे कई सारे मामले हैं, 2004 के अंदर तो ये हो गया। यदि हम एक और मामला बताया आपको 2016 के अंदर, ठीक है, तो 2016 के अंदर एक और मामला हुआ जिसमें यह बताया गया कि जो सशस्त्र बल होते हैं, यानी देखिए इस 2016 के अंदर एक मतलब मुद्दा बना था जिसमें एक मुस्लिम एयरमैन था वायुसेना के अंदर, एयरमैन जो मतलब काम करते थे वायुसेना के अंदर, उसमें जो है वो मुस्लिम थे और उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखा था। ठीक है, तो दाढ़ी बढ़ा रखा था, इसलिए सरकार ने जो वहाँ का जो नियम कानून चलता है, मतलब जो सशस्त्र बल का जो विनियम है, ठीक है, विनियम, सशस्त्र बल का जो विनियम है, यानी कि जो मुद्दा चलता है इसको लेकर के, यानी कि देखिए कहने का मतलब यह है कि वायुसेना का जो कानून है उस कानून के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी जो सशस्त्र बल कर्मी हैं, जो काम करते हैं इसके अंदर, वो अपना बाल नहीं बढ़ा सकते हैं, बाल को कटवा कर रखना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है बाल को। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या बताया, इसमें भी इस नियम में क्या बताया गया है, सशस्त्र बल विनियम 1964, ये 1964 में ये नियम बनाया गया था। इसमें ये बताया गया कि आप बाल नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर आप वायुसेना के अंदर काम कर रहे हैं तो आप बाल नहीं बढ़ा सकते हैं, और यदि आप बाल बढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके धर्म में वो लिखा गया है कि आप बाल दाढ़ी नहीं बनवा सकते हैं। तो ऐसा इस्लाम धर्म में तो लिखा हुआ है नहीं, कहीं नहीं है, तो नहीं है तो आप दाढ़ी कटवाइए, नहीं तो सेवा से मुक्त होइए, यानी आप अपना जॉब छोड़िए, कहने का मतलब ये है। तो ये सरकार ने ये जो मतलब वायुसेना ने जो निर्णय लिया था 2016 के अंदर, उसको जब ये याचिका दायर हुआ न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने कहा कि सही कर रहा है, सही बात है।
जब इसका रूल के हिसाब से आप नहीं चलिएगा तो सही चीज़ है। आप बाल दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? एक प्रोफेशनल जीवन जैसा मतलब रहना का मतलब ये बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक सेना है और सेना का एक अपना अलग कानून चलता है, ठीक है, उसके तहत आपको काम करना ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और भी कई सारे मुद्दे हैं। 2016 के अंदर ही एक और मुद्दा हुआ जिसको कहते हैं, देखिए नेक्स्ट पे लेते हैं। 2016 के अंदर ही एक और मुद्दा बना जिसको कहते हैं आमना बिन्ट बशीर, आमना बिन्ट बशीर का मामला हुआ, ठीक है। इस मामला में यह बताया गया कि जो सामूहिक जो अधिकार होते हैं, सामूहिक अधिकार यानी एक समुदाय का अधिकार, देखिए जो सामूहिक अधिकार होता है इस मामले में आमना बिन्ट मतलब आमना बिन्ट जो बशीर मामला है, ये जनरली आदमी का नाम है। हालांकि इसमें देखिए एक मिनट और एक चीज़ और, 2018 के अंदर एक और मुद्दा आया जिसको कहते हैं फातिमा तस्नीम का एक मुद्दा आया, ठीक है। ये भी एक मतलब महिला का ही नाम है, ये भी एक महिला का ही नाम है। तो फातिमा तस्नीम और आमना बिन्ट बशीर, इसको हटाते हैं। फातिमा तस्नीम में ये बताया गया कि सामूहिक अधिकार जो है, यानी देखिए वो जो आमना बिन्ट बशीर की बात कर रहे थे उसका नहीं, इसका है फातिमा तस्नीम का। इसमें क्या बताया गया कि सामूहिक अधिकार जो है वो व्यक्तिगत अधिकार से ग्रेटर देन होगा, यानी कि बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पूरे समुदाय का जो अधिकार है, पूरे समाज का जो अधिकार है, वो जिसमें पूरे समाज का हित छुपा हुआ है, और आपका जो अधिकार है, आप बोल रहे हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो आपका जो अधिकार है वो यदि हम आपका अधिकार को मानते हैं तो पूरे समाज का अधिकार का हनन हो जाएगा, और पूरे समाज का अधिकार का यदि हम बात मानते हैं तो आपका अधिकार का हनन होगा। तो यहां पर देखा गया कि रेशियो किसका ज्यादा है। इस पूरे समाज में कई सारे लोग हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोगों को जो है लोगों के लिए यानी कि एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया है जो लोगों को सुरक्षित रख सके, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रख सके। तो सामूहिक अधिकार कहने का मतलब पूरे समुदाय का अधिकार, तो उसमें कई सारे लोग हैं, तो कई सारे लोगों को अधिकार को बचाने के लिए एक अधिकार को यदि हनन भी किया जाना चाहिए तो कर सकते हैं। ये न्यायालय का ये आदेश था 2018 के अंदर फातिमा तस्नीम के मुद्दे पर, ठीक है। आमना बिन्ट बशीर के मुद्दे पर 2016 के अंदर है आमना बिन्ट बशीर और वर्सेस यहाँ केरल कर सकते हैं। केरल की सरकार ने यहाँ भी जो फातिमा तस्नीम का जो था, इसके साथ भी केरल की सरकार का ही मतलब मुद्दा था, तो केरल का सरकार का ही मुद्दा यहाँ भी था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आमना बिन्ट बशीर वर्सेस केरल का जो न्यायालय था, यहाँ भी केरल का न्यायालय, यहाँ भी केरल का न्यायालय, इन्होंने कहा, जो केरल का जो कोर्ट था उसने कहा कि आप जो है यहाँ पर हिजाब पहन सकते हैं, हिजाब पहनने का अधिकार ईआरपी के तहत सही ठहराया। ईआरपी जो हमने बताया था, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी आवश्यक धार्मिक जो आचरण है, यहाँ पर आप हिजाब पहन सकते हैं। आमना बिन्ट बशीर वाले मामले में न्यायालय ने कहा कि आप हिजाब को पहन सकते हैं। देखिए कई सारा मामला होता क्या है कि कंडीशन के आधार पर उसका जो है निर्णय बदल जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कंडीशन के आधार पर, परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ का निर्णय बदलता रहता है, चेंजिंग होते रहता है, और ये होना भी चाहिए। अगर चेंज ना हो, एक ही निर्णय को लेकर के बैठा रहे तो फिर उसमें विकासशील वाला तो कोई मुद्दा बनेगा ही नहीं, फिर विकास होगा ही नहीं। एक ही मुद्दे को लेकर के बैठे हुए, एक ही निर्णय को लेकर के बैठे हुए, हमेशा चेंजिंग होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ। देखिए कंडीशन यदि जस्ट वैसा ही है तब तो चेंजिंग होने का कोई मतलब नहीं बनता। यदि उसमें कंडीशन में कुछ चेंजिंग है
यदि जो हमने निर्णय लिया उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधार करके नया निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें बनती हैं और इसमें ये न्यायालय भी यही कर रहा है, कोर्ट भी यही कर रहा है। तो ये सारा मामला है जो अभी तक के कोर्ट का जो मामला है ये सारा दिया गया है। हालांकि देखिए, अब यदि हम और चीज़ें देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर अब हम समझने की ये प्रयास करते हैं जो मेन मुद्दा है। ये तो पूरा कानूनी व्यवस्था था, ये तो पूरा कानून का ये चीज़ें था जो इतना, हालांकि ये चीज़ें बहुत ही क्लिष्ट होती है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा क्योंकि हमने उतना क्लिष्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो आपको जब ये समझ में आया होगा तो आप यहाँ पर ज़रूर बताइएगा क्या दिक्कत हुआ या फिर क्या आपको समझ में आया है, ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा। हालांकि अब जो मुद्दा है, अब समझते हैं कि ये जो पहनावे का जो स्वतंत्रता है, कपड़ा पहनने की जो स्वतंत्रता है, उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, उसके पक्ष में, उसके साइड में क्या तर्क दिए जा रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए, पहनावे की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट से समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मतलब ये जो पहनावा का स्वतंत्रता है, इनका कहना है, जो जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर किया उनका कहना है कि देखिए, किसी भी परिपक्व लोकतांत्रिक देश में, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है और विकास कर रहा है, लोकतंत्र को और ग्रोथ करना है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में और जो परिपक्व होना चाह रहा है उस देश में हम किस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, इस पर यदि रोक हो जाए तो फिर लोकतांत्रिक होने का क्या मतलब। यानी हम किसी भी तरीके के कपड़े पहनकर पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके के कपड़े पहनकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये तो परिपक्व लोकतांत्रिक का पहचान है ना। तो पहला तर्क तो ये है कि परिपक्व लोकतांत्रिक देश के अंदर, व्यवस्था के अंदर कपड़ा पहनने का अधिकार तो होना ही चाहिए। हम कैसा भी कपड़ा पहन के कैसा भी पढ़ाई करें, किसी भी तरीके से जीवन यापन करें, ये तो लोकतंत्र है, लोगों के लिए बनाया गया है ना व्यवस्था। तो लोगों का अधिकार को कैसे हनन किया जा सकता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोक यानी जनता की बात हो रहा है, लोगों की बात हो रहा है। तंत्र यानी व्यवस्था, एक ऐसा व्यवस्था जो लोगों के लिए काम करता हो, लोगों के हित में काम करे, वैसा व्यवस्था होना चाहिए ना। तो इनका पहला तर्क तो ये है। दूसरा तर्क ये है, देखिए जनरली ये हमारा तर्क नहीं है, ये तर्क पहनावे की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है जिन्होंने याचिका दायर किया है कोर्ट के अंदर, उनका है। तो पहला तर्क तो ये है। दूसरा तर्क क्या दिया जा रहा है, दूसरे तर्क की यदि हम बात करें तो दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत जैसे देश में जहां पर लोग जो है कई पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, कई सारे जो धार्मिक परंपराएं हैं, कई सारे जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उससे ग्रसित हैं। यानी कहने का मतलब कई सारे सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हैं, कई सारे सामाजिक मुद्दे हैं उससे बंधे हुए हैं, जिसमें महिलाओं को शिक्षा देना एक मतलब बहुत ही क्लिष्ट काम होता है। महिलाएं शिक्षा ले, ये क्लिष्ट काम है। अब कैसे, क्योंकि लोगों का तर्क यहाँ पर यह है कि आखिरकार तुम क्यों पढ़ाई कर रही हो, आखिरकार तुमको तो जाना है शादी के बाद, तो फिर तुमको वही काम करना है, खाना बनाना है, अपना परिवार को देखना है बस। तो इसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी, इसके लिए तुम व्यवहारिक नॉलेज लो जो हम दे रहे हैं, हम तुमको खाना बनाने के लिए सिखा रहे हैं, तुम बनाओ। ये पूर्वाग्रह होता है ना, इस तरीके के विचार से ग्रसित है लोग, कई सारे। हालांकि ये विचार अभी कितना मायने रखता है, हालांकि
ये जो विचार दिया जा रहा है, ये जो तर्क दिया जा रहा है, अभी कितना मतलब सेंस में सही है और कितना गलत है ये तो बाद की बात है। पहले आप इतना समझिए, ये तर्क दिया जा रहा है कि महिलाएं शिक्षा ग्रहण करें, ये तो कई सारे आदमी को अच्छा नहीं लगता। अब अगर परिवार बहुत कुछ सोच समझ के अपने बेटी को यदि भेज भी रही है कि आप जाकर के शिक्षा ग्रहण कीजिए, तो उसको लेकर के भी आप इतने सारे यदि यूनिफॉर्म को जो पहनने का जो इतना कठोर नियम बना दिए हैं आप, एक तो जा रही है हमारी बच्ची जो है, एक तो जा रही है स्कूल में या कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने, तो हम उसको अपने धर्म के अनुसार सजा के भेज रहे हैं। इतना सारा डर लगा रहता है, बेटी जा रही है पढ़ने, क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं परिवार लोग। अब जब सोच रहे हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमारा नियम इतना कठोर पालन करो, हम अपने धर्म को भूल जाएं, तो ये एक तर्क दिया जा रहा है। दूसरा तर्क यहाँ पर यह दिया जा रहा है कि भारत जैसे देश में इतना कठोर नियम लागू करना, जहां पर लोगों को पढ़ाना, जहां पर महिलाओं को पढ़ाना सबसे बड़ा क्लिष्ट काम हो रहा है, वहां पर इतने कठोर नियम क्यों? तो ये दूसरा हमारा पॉइंट यहां पर ये बन जा रहा है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म निर्धारण का कठोर नियम यूनिफॉर्म निर्धारण का कठोर नियम है। ऊपर से क्या है, अब तीसरा मुद्दा क्या बन चुका है इसी के अंदर, तीसरा मुद्दा यह बना हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मामला तो है ही। तीसरा मुद्दा तो यहां धार्मिक स्वतंत्रता भी तो है, धार्मिक स्वतंत्रता तीसरा मुद्दा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा धर्म कहता है हम स्वतंत्र हैं, आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, आप अपने धर्म के अनुसार काम कर सकते हैं, आप अपने धर्म के अनुसार उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, आप किसी भी कपड़े को पहन सकते हैं, कोई रोक नहीं है इसमें। ये तो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये तो हमारा अधिकार है, और इसका भी हनन आप कर रहे हैं। तो एक तो ये भी तर्क ऐड होगा ही ना इसके अंदर, ये भी तर्क ऐड होगा। उसके बाद एक और तर्क इन लोगों ने क्या दिया, एक और तर्क दिया गया है कि भारत जनरली जो है, भारत कई समुदाय, कई सांस्कृतिक या फिर संस्कृतियों, परंपराओं, देखिए भारत कई सारे समुदाय, समाज, संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों आदि का समाहार है, समाहार है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी संस्कृतियों, किसी भी परंपराओं को सम्मान देता है, उसका मतलब उसको पालन करने का आज्ञा देता है, अधिकार देता है। तो भारत जैसे ऐसे देश में ये चीजें हैं और वहां पर हमारा धर्म का आचरण नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। और भी मुद्दा बना, पांचवा मुद्दा क्या बनेगा कि हमारा जो देश है उसमें विविधता भी तो है, विविधता, भारत के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो इतने सारे विविधता हैं, कोई ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आ रहे हैं, कोई व्हाइट कलर के कपड़े पहन के चल रहे हैं, कोई रेड कलर का कपड़ा पहने हुए है, तो ये तो डाइवर्सिटी है ना, ये तो विविधता है। और भारत विविधताओं का देश है, ये तो ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ना है, विविधता का सम्मान तो करना चाहिए ना। क्योंकि देखिए, यदि हम समग्र रूप से सबको लेकर के यदि चलते हैं, समावेशी यदि हमको विकास चाहिए तो सबको लेकर के चलना होगा, और सबको लेकर के चलना होगा तो किसी भी धर्म का, किसी भी जो समुदाय है या फिर किसी भी संस्कृति का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उसके आचरण को उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि हम इसके धार्मिक जो स्वतंत्रता है इसका यदि प्रतिबंध लगा रहे हैं, इस पर यदि प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो कई सारे समुदाय पर,
समुदाय के ऊपर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, कई समुदायों की संस्कृतियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बना हुआ है और एक अच्छा खासा मुद्दा बना हुआ है ये। और इनका तर्क देखकर ये नहीं लगता कि ये गलत कह रहे हैं, इनका कहना भी सही है, हालांकि इस बात में कितना सच्चाई है वो अलग चीज है। ठीक है, तो भारत विविधताओं का देश है। यदि भारत को ग्रोथ करना है तो उसको सबको लेकर के चलना होगा, सारे धर्मों के आचरण को लेकर के चलना होगा, सारे धर्मों के विकास को देखना होगा, और तभी जा कर के हमारा पूरा राष्ट्र ग्रोथ कर सकता है, विकास कर सकता है। तो ये इनका पहनावे के पक्ष में, पहनावे की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क क्या थे वो हैं। ये 4-5 जो तर्क हैं ये पहनावे की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क हैं। अब हम तर्क समझते हैं कि यूनिफॉर्म के निर्धारण के पक्ष में प्रशासनिक बोर्डों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा क्या तर्क दिया जा रहा है उसको समझते हैं। देखिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म के निर्धारण के पक्ष में तर्क क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, इसमें भी कुछ पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स यदि चले तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज ये कहता है कि ठीक है, हम मानते हैं सभी लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता मानते हैं, सभी लोगों का व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मानते हैं, सभी लोगों का कपड़ा पहनने का स्वतंत्रता होना चाहिए, ये भी मानते हैं हम। लेकिन शिक्षण संस्थान के अंदर हम क्यों ऐसा माने? जो हमारा स्कूल है, जो हमारा कॉलेज है, उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि सबका समानता हो, सब एक जैसे दिखे हमको। वहां पर हम ये ना कहें कि आप बुर्का पहन के आइए, आप हिजाब पहन के आइए, आप पगड़ी पहन के आइए, आप भगवा रंग को पहन के आइए, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं सब एक समान हो, एक रूपता का हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक समानता दिखाना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये दे रहे हैं आप लोग, इन लोगों का पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि हम यदि भारत की विविधताओं को समझते हैं तो आप खुद समझिए, हम चाहते हैं, ठीक है, भारत का विविधता होना चाहिए। भारत यदि विविधताओं का देश है तो सबको समग्र रूप से यदि लेकर के चलेगा तो विकास करेगा, सही बात है। लेकिन यदि विविधताओं का सिद्धांत जो है, विविधताओं का जो सिद्धांत है, इसको यदि संपूर्ण तरीके से लागू कर दिया जाए, विविधताओं का जो डाइवर्सिटी का जो सिद्धांत है उसको यदि संपूर्ण तरीके से लागू कर दिया जाए शिक्षण संस्थान के अंदर, तो हमारा जो छात्र है, हमारा जो विद्यार्थी है, उसका ध्यान भटक सकता है। वो पढ़ाई पर फोकस न करके वो डाइवर्सिटी पर फोकस हो जाएगा। हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो सीख नहीं पाएगा, इनका कहना यह है। तो हम भटकाव क्यों उत्पन्न होने दे? यहां मैटर ये उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और तीसरा तर्क क्या दिया जा रहा है? तीसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि ठीक है, आप चाहे जितने भी धार्मिक स्वतंत्रता के मामला बता दें, आप चाहे जो भी बता दें, कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला हो, कोई भी मौलिक अधिकार हो, उस पर प्रतिबंध तो लगना ही होगा ना। क्योंकि हमने शुरुआत में भी बताया कि कोई भी मौलिक अधिकार, चाहे कोई भी अधिकार या कोई भी शक्ति आपको दिया जा रहा है, तो वो अनलिमिटेड थोड़ी है। अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता, असीमित नहीं हो सकता। तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो कैसे लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पर, समुदाय के आधार पर, समाज के ग्रोथ के आधार पर, सार्वजनिक कानूनी व्यवस्था जो होती है उसको बिगाड़ने का यदि काम हो रहा है तो उसके आधार पर आप लगा सकते हैं। तो ये भी मुद्दा इन लोगों ने एक बार जिक्र किया। हालांकि ये मुद्दा तो बनता है सरकार का, यह मुद्दा तो बनता है न्यायालय का। कोर्ट ये डिसाइड करेगा ना कि कौन सा मुद्दा जो है, कौन सा धार्मिक विवाद जो है वो
कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, अखंडता को बिगाड़ रहा है, स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, वो तो न्यायालय डिसाइड करेगा। हालांकि ये भी कह रहे हैं ऐसा हो सकता है ना। और कई सारे मामले में ये भी बताया गया कि अच्छा एक बात बताइए आप, इनका एक जो पॉइंट है ये बेहद मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप भी यहाँ पर समझ सकते हैं। इनका कहना ये है कि देखिए हिजाब या बुर्का, हिजाब हो या बुर्का हो, ये अपने आप में है, ये अपने मूल स्वरूप में है एक पितृसत्तावादी विचारधारा है ना, पितृसत्तावादी मानसिकता से उपजा हुआ मध्यकाल का विचार है, मध्यकाल का प्रथा है, मध्यकाल का आचरण है ना। लगभग आज से 1000-1500 साल पहले की बात है, जिसमें मध्यकालीन ये प्रथा बना हुआ है ना, हिजाब पहनना, बुर्का पहनना। इनका कहना ये है कि हिजाब अपने आप में है, हिजाब पहनना, बुर्का पहनना ये अपने आप में है महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित करती है, महिलाओं की स्वतंत्रता को हनन करती है। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं? अच्छा एक चीज और है, इनका कहना यह है कि एक बात आप खुद समझिए, क्या महिलाएं नहीं चाहती, मुस्लिम महिलाएं, क्या मुस्लिम महिलाएं ऐसा नहीं चाहती कि वो अपना बुर्का हटा करके अपना व्यक्तित्व को दिखा सके अपना? अच्छा आप खुद समझिए, किसी भी मुस्लिम महिला जो है उनका क्या इच्छा नहीं होता कि हम अपने पूरे शरीर पे जो इतना भारी वस्त्र पहन लिए, पूरे शरीर को ढक लिए, उसको हटाए, कभी नेचर का थोड़ा सा शरीर में हवा लगने दे? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो नहीं चाहते? उनको हमेशा ढक के रखना होगा? ये भी तो एक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। कोई भी मुस्लिम महिला जो ये विवाद को उत्पन्न की है, क्या वो नहीं चाहती कि वो अपना धर्म के आडंबर को ओढ़े रखे? ये चाहती है। क्या वो नहीं चाहती कि अपना जो मतलब कपड़ा पहनने का जो इतना सारा फैशन चल रहा है, लोग अपना अपना कपड़ा पहनते हैं, डिजाइन लोगों को दिखाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, लोगों के बीच में अपना पर्सनालिटी को दिखाते हैं, क्या वो नहीं चाहती अपना नया डिजाइन का कपड़ा पहनना, फैशन के हिसाब से, आधुनिकता के हिसाब से, देश जैसे चल रहा है, दुनिया जैसे चल रहा है वैसे जीना नहीं चाहती? कितना भी फैशन कपड़ा पहन लो, फिर लास्ट में बाहर जब जाओ तो पूरा ढक लो। ये अपने आप में ही शोषणकारी व्यवस्था है। इनका कहना ये है, इनका कहना ये है कि ये जो हिजाब है, हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, ये अपने आप में ही शोषणकारी व्यवस्था है। आप चाहे कितना भी इसको कह दो कि ये आधुनिकता है, कितना भी आप इसको धार्मिक मामला बता दो, आप शोषणकारी व्यवस्था को ही बता रहे हैं। ये शोषणकारी प्रथा है, और यदि शोषणकारी प्रथा है तो राज्य को उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये इनका तर्क है। चाहे राज्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों न हो रहे हो, राज्य को किसी भी शोषणकारी धार्मिक प्रथा के प्रति प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनका तर्क ये है। और ये भी क्यों है, आप खुद समझिए ना। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से कई सारे धार्मिक प्रथा ऐसे थे जो शोषणकारी थे, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको खत्म कर दिया गया है। आप अच्छे से क्यों नहीं जीना चाह रहे हैं? आप अपना व्यक्तित्व को क्यों नहीं निखारना चाह रहे हैं? इनका मतलब तो ये बन रहा है। देखिए, पूरा मुद्दा समझने से यही समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें हैं, जो भी निर्णय लेना हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म के हो, चाहे आप ईसाई, सिख, कोई भी धर्म के हो, जो भी मुद्दा हो, उस पर यदि निर्णय करना हो, उस पर यदि फैसला सुनाना हो, तो आप धार्मिक जो आडंबर है उसके भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं दे सकते हैं। आपको निर्णय देना होगा तार्किक आधार पर, आपको निर्णय देना होगा आधुनिक विचारों के आधार पर। तो आप इसका निर्णय अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखिए, यदि आप जज हैं, यदि आप मतलब न्यायाधीश हैं, या फिर जो भी कोर्ट, जो भी न्यायालय जो भी मतलब आदेश अपना देगा या फिर जो भी फैसला अपना सुनाएगा, उसमें ये जरूर ध्यान रखा जाएगा कि क्या ये विवाद लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहा है?
क्या ये विवाद समाज की प्रगति को अवरुद्ध कर रहा है? क्या ये विवाद सार्वजनिक कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है? क्या ये विवाद किसी की स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ रहा है? क्या यह विवाद अखंडता को बिगाड़ रहा है? अखंडता क्या होता है? जिसका खंड ना हो सके। यदि ये मुद्दा खंडन करने का है, देश को बंटवारा करने का है, तो ये तो गलत होगा ना। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करने का अधिकार किसको है? न्यायालय को। ये विवाद कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत साबित हो सकता है, या फिर अंदेशा है कि इसको यदि मान्यता दे दिया जाए तो आगे चल करके हिंदू कहेगा कि हमको भगवा पहन करके चलना चाहिए, सिख कहेगा हमको पगड़ी पहन के चलना चाहिए, ईसाई कहेगा हम कुछ भी पहन के चल सकते हैं, हम दारू पी के चलेंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारा जो चीज़ है ये कौन डिसाइड करेगा? अंदेशा किसको हो सकता है? हम लोगों को भी हो सकता है, लेकिन ये डिसाइड करने का अधिकार हमारा नहीं है। ये डिसाइड करने का अधिकार न्यायालय का है। चाहे इसके पक्ष में, चाहे इस विवाद के पक्ष में निर्णय न्यायालय दे, चाहे इस विवाद के विपक्ष में न्यायालय निर्णय दे, चाहे प्रतिबंध लगाए या प्रतिबंध ना लगाए, ये न्यायालय के ऊपर है वो क्या करता है। अगर उसका निर्णय प्रतिबंध के ऊपर आता है, प्रतिबंध लगाना है, उसका निर्णय ऐसा आ रहा है, या फिर उसका निर्णय ऐसा आ रहा है कि प्रतिबंध नहीं लगाना है, तो उसके कोई भी फैसले का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो हमारी कानूनी व्यवस्था का, ये न्यायालय जो है हमारे इस पूरे मुद्दे का फैसला करता होता है। वो जज है, वो डिसाइड करेगा, उसको अधिकार है। हमारे संविधान के तहत उसको अधिकार मिला है, हम अपने संविधान का पालन करेंगे। हमारा ये कर्तव्य है कि कोर्ट जो भी न्यायालय जो भी निर्णय दे रहा है, जो भी फैसला दे रहा है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसको मानना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और कुल मिलाकर बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप शिक्षा ग्रहण करने के चक्कर में रहिए, आप इसके चक्कर में मत रहिए। देखिए, एक पॉइंट यदि हम आपको और यहां पर बता दें, 5 नंबर पॉइंट जो इन्होंने दिया, यूनिफॉर्म के निर्धारण के पक्ष में जो तर्क दिया गया था, इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के लिए धार्मिक मान्यता ठीक है, उसके व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। धार्मिक मान्यता उसके व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होता है, लेकिन प्राथमिक नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हम बस चल रहे हैं तो लोग पहचान ले ये मुस्लिम है, हम जब चल रहे हैं तो लोग कह रहे ये हिंदू है, हम जब चल रहे हैं तो लोग कह रहे ये सिख है, ये ईसाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो अखंडता को खंड कर देगा, ये तो अखंडता के विरोध में काम हो रहा है ना। अब आप खुद समझिए, विद्यार्थी जीवन में यदि ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? विद्यार्थी जीवन में क्या होना चाहिए? हमारा सारा फोकस शिक्षा ग्रहण करने पर होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर होना चाहिए। शिक्षा जितना बेहतर हो सके उसको लेने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुद्दा क्या बन चुका है? यहाँ मुद्दा बना हुआ है धार्मिक मामला है। हम देखिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने धर्म का अभिव्यक्ति कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम जब जो शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज के अंदर, वो शिक्षा हमने ग्रहण किया या नहीं किया, हम उसका अनुपालन अपने जीवन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना होगा, इसके ऊपर नहीं कि हमारा जो धर्म है उसका हम अभिव्यक्ति कितने अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मुद्दा है, ये पूरा व्यवस्था है, इसको आप शायद समझ ही गए होंगे। आप खुद ही डिसाइड कीजिए, आप खुद ही कमेंट करके हमको बताइएगा ज़रूर कि मतलब आप यदि जज रहेंगे तो आप कैसा निर्णय करेंगे इस मुद्दे को लेकर के, आपका क्या कहना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।